तो सबसे पहले इसमें डेंसिटी निकालनी थी, फिर डेंसिटी के लिए मास और वॉल्यूम। जी। मास 56 है। वेट हम्म। को सबसे पहले हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया मास में, हम्म। डिवाइडेड बाय 9.81। ओके। अच्छा, वेट डेंसिटी डेंसिटी आपने किसकी फाइंड, वो डेंसिटी आपने यहाँ पे किसकी ली है? सिलेंडर की यहाँ पे ऑयल। डेंसिटी तो हमने निकाली है। नहीं, ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया था यार, पार्ट बी की बात। अच्छा ठीक है। जी, पार्ट बी चेक करें। अच्छा मैं सर इसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया है, रो जी एच इंटू ए, जो आप थ्रस्ट का फॉर्मूला हमें स्कूल में सिखाया है। इसमें सर रो होगा 940, हम्म। जी होगा 9.81 और एच होगा 1.2। सर मैंने ये डेंसिटी ऑफ ऑयल ही ली है। अच्छा, और हाइट आपने क्या ली है? हाइट 1.2, ये लिखा हुआ है ये, रो जी एच इज दी। इंटू एरिया गिवन हमें। अच्छा, रो जी एच हमारे पास फार्मूला किसका था, प्रेशर का था? जी जी बिल्कुल प्रेशर का था। जी, प्रेशर का था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फालसा शो देता आप तो। अच्छा, तो इससे आपके पास क्या आ रहा है वैल्यू? सर इससे मेरे पास आई थी, इंटू सर इसे मैंने 0.018 किया था तो ये 199 आ गई थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 ही। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, लेकिन अच्छा, इसको फिर आपने। अच्छा, अगर हम प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया से कर ले, सो ये एरिया आप इस टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। आपने इस तरह किया ना? जी जी बिल्कुल सर, तो एरिया ऐसे ही आपका है। क्या हो जाएगा? या एरिया इज गिवन 0.0, इंटू 0.018। या 0.018 से आप कर लो तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स, लेकिन इसमें उसमें एक पॉइंट था, वो मैं आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देख लो तो हमारे पास अपवर्ड फोर्स है। ओके, नॉर्मली जब हम आपने वेट को फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, इस तरह होता है कि यहाँ पे एक स्केल सा होता है, आपने देखा होगा शायद इस तरह। ओके, यहाँ पे कोई आप चीज़ रख दो तो यहाँ पे आपके वो एनालॉग स्केल होता है यहाँ पे। सही है, तो वो बिल्कुल। आपको वेट बता देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक अपवर्ड फोर्स होता है दैट इज टेंशन, एंड एक डाउनवर्ड फोर्स होता है दैट इज वेट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वेट तभी कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास ये स्टैटिक पोजीशन में आ जाए। जब मूविंग कर रहा हो तो फिर उस टाइम हम वेट को यहाँ पे वो नोट नहीं करते हैं। जब ये स्टैटिक हो जाता है उसके बाद ही हम वेट को यहाँ पे देख लेते हैं और हम कहते हैं कि इसका वेट इतना हो गया। तो हम इसको स्टैटिक पोजीशन पे क्यों लाते हैं? स्टैटिक पोजीशन पे लाने का वो इसलिए हम लाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, योर टेंशन विल बी इक्वल टू वेट। तो ये स्केल एक्चुअल में इस टेंशन को कैलकुलेट करता है कि मैं कितना अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। सो दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड योर डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट। गॉट इट? जी सर बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल जब स्टैटिक पोजीशन में आ जाते हैं तो उस टाइम हमारे पास आपका टेंशन विल बी इक्वल टू वेट, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेट हो गया। हम उस टाइम ये नहीं कहते कि टेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में हम टेंशन को कैलकुलेट करते हैं। ये जो होता है ना, यहाँ पे जो मीटर होता है वो टेंशन को कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास सिलेंडर है, सही है। इसको अगर आप ऑयल में, इसको अगर आप ऑयल में नीचे ले जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका आ, अब थ्रस्ट करना शुरू हो या जाती है। एक अपथ्रस्ट फोर्स इस पे एक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, इस डायरेक्शन में। ओके, तो ओके, लेट्स से दिस इज लिक्विड। ओके, ये आपका लिक्विड है और ये सिलेंडर है आपका, ये आपका सिलेंडर है। ओके। ओके, तो यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स वो हो जाता है दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे जब ये सिलेंडर स्टैटिक पोजीशन में होगा तो ये मैं कह सकता हूँ कि द वेट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। बिल्कुल कह सकते हैं। या अगर मैं इस तरह कह दूं कि द वेट ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस्ड मींस कि यहाँ पे जितना भी ऑयल था उसका वेट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल या सो, कह सकते हैं। या दिस अपथ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू दैट वेट। ओके, वेट का क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा। गॉट इट? सो योर वेट ऑफ दिस ऑयल डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। गॉट इट? समझ आ गया आपको कि नहीं? जी जी सर समझ आ गई, वाली ओके बात तो आ ओके, गई। तो ऑयल का डेंसिटी हमें गिवन है। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस डेंसिटी इज गिवन टू मी दैट इज 940, एंड यू नीड टू फाइंड दिस वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया। ओके, ये एरिया हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दिस लेंथ हो जाएगा। सो ये एरिया कितना होगा, 0.018 टाइम्स दिस लेंथ, सो दैट्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम।
ओके, सो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। बिल्कुल सर। ओके, सो आपका जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा, मैंने अभी आपसे क्या कही, अपथ्रस्ट फोर्स विल बी टू वेट। नेसेसिटी इक्वल होगा, वो मैथ के इक्वल होगा। नहीं नहीं, दैट्स विल बी टू वेट, एंड वी नो दैट वेट विल बी टू एम जी। तो एम विल बी टू दिस, इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लो जी से। ये उसी तरह है जो आपने अभी मुझे सॉल्यूशन बताया, लेकिन ये मैं थोड़ा सा इन डेप्थ गया हूँ। यहाँ पे ये एक पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाहता था, ये अपथ्रस्ट और वेट का, कि ये अपथ्रस्ट फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। बिल्कुल सर, समझ आ गई मुझे। जी, तो सर 9.8। इसके बाद और एक करवा देना जो मैंने आपको सेंड किया सर, अभी मैंने आपके नंबर पे सेंड कर दिया, ये वाला समझ नहीं आ रहा सर। ओके, सो दैट्स विल बी टू वेट, एंड वेट इज इक्वल टू एफ अपथ्रस्ट फोर्स। ओके, सो इससे आपके पास 200 आ जाएगा, एग्जैक्टली 200 आपका इसके पास, इससे आपके पास आ जाएगी। अच्छा, वेट मैं चेक कर लेता हूँ। सर वो स्क्रीन शेयर ही कर लेना आप उसकी, फिर जी व्हाट्सएप कर दिया आपको। सर आप ऐसे लैपटॉप पे क्लास ले रहे होते हैं? नहीं, वो लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा छोटा है, तो मेरा जो पीसी है उसका स्क्रीन काफ़ी बड़ा है, तो उस पर वो आसानी के साथ मैं कर लेता हूँ। सर टी स्टैंड फॉर टेलीनॉर। नहीं नहीं, ट्यूशन ट्यूशन, वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैं टी सेव करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सुना। काफ़ी वो स्टूडेंट होते हैं, फॉरेन के भी होते हैं, तो मैं टी से कर लेता हूँ, तो टी क्लिक करने के बाद वो सारे कंटेक्ट वो आ जाते हैं ना। लम्स जी के जी जो सर। फ्रेंड्स हैं उनको एल से कर लेता हूँ, तो सर मेरे को डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है सर, जी आसान हो जाता है ऐसे तो। मिक्स अप हुआ पड़े होते हैं जी, अक्सर याद कभी आते कभी कभार ऐसा होता है ना कि वो, हैं। जी, वो अभी फॉर एग्जांपल स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, तो उनको मैंने एस से वो सेव किए, तो स्कूल के फ्रेंड अक्सर वो ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड वो भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं कि यार वो कौन सा फ्रेंड, तो एस में फिर वो सब कुछ वो आ जाते हैं, तो फिर बंदे को याद हो आ जाता है। जाए। जी, अच्छा, a weight of 7 Newton hangs vertically by two strings AB and AC as shown in figure 2.1. Okay, the question is for the weight to be in equilibrium, so it means कि हमारे पास static position में है। Okay, the tension in string AB is T1 and in string AC is T2. Okay, in on figure 2.1 draw a vector triangle to determine the magnitude of T1 and T2. So हमने vector triangle के through हमने magnitude find करना है। अच्छा, this is the downward force, this is the upward सर आप force। हमें ये बताएंगे कि वेक्टर डायग्राम बनाते कैसे? अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ सब। अच्छा, दिस इज द रिजल्टेंट, वो है अच्छा, जब हमारे पास इस तरह का डायरेक्शन आपको गिवन हो, ओके, इस तरह, तो इसका एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज एक्स कंपोनेंट। लाइक अगर आपको दिस इज 6 न्यूटन, तो इट मीन्स कि आपका एफ भी 6 न्यूटन के इक्वल है, एंड दैट्स इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, दैट्स आल्सो इक्वल टू 6 न्यूटन। इसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा, इसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा। एक्स वाई वो होते हैं ना 2 डायमेंशन में, यहाँ पे आपका y जो होता है वो जीरो होता है, इस लाइन पे आपका y जीरो होता है, गॉट इट। जी जी सर। इस लाइन पे आपका x जीरो होता है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में आपको फोर्स गिवन हो, तो 6 न्यूटन, दैट इज आल्सो इक्वल टू, इसका एक ही कंपोनेंट होगा। ओके, यहाँ पे आपको इसको रिजोल्व नहीं करना। रिजोल्व मींस कि इसको कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स आपने ड्रॉ नहीं करने, एक्स वाई कंपोनेंट्स इसके ड्रॉ नहीं करने, क्योंकि इसका एक ही कंपोनेंट है, दैट इज एफ एक्स, इसका वाई कंपोनेंट जीरो है। अगर आपको फोर्स इस डायरेक्शन में गिवन है, तो इसका भी एक ही कंपोनेंट है, वो क्या है, दैट इज एफ वाई, लेट्स से दैट इज 5 न्यूटन, तो ये इसका रिजल्टेंट भी होगा फोर्स, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन, एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन, क्योंकि इसका एक ही कंपोनेंट है, दिस वन। इसका जो एफ एक्स है वो इसका 0 न्यूटन, गॉट इट। सर ये जो ए वाले जी, का भी सिर्फ वाई कंपोनेंट है ना, मतलब एक्स कंपोनेंट कोई भी नहीं? कौन सा वाला, इस क्वेश्चन में, 7 वाली जो ये वाला, फोर्सेस है ना? जी जी, इसका एक ही कंपोनेंट है, दैट इज माइनस नेगेटिव वाई कंपोनेंट, डाउनवर्ड की तरफ है। ये था। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि अगर आपके पास इस तरह का वेक्टर हो, या इस तरह का वेक्टर हो, या इस तरह का वेक्टर हो, या इस तरह का, तो वहां पे आपने क्या करना है, आपने उस वेक्टर को रिजोल्व करना है एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम ये रिजोल्व, ये हम क्यों इसको रिजोल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। सर रिजॉल्व नहीं होता सर वेक्टर में मेरे से तो। नहीं नहीं, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने, हम वेक्टर को रिजोल्व क्यों करते हैं, रिजोल्व मीन्स कि इसको हम क्यों एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। पता नहीं सर। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारे पास काफी वो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है,
ओके, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू द एक्स। ये किससे बना होता है? एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। प्लस वाई कंपोनेंट, और अगर जेड कंपोनेंट हो तो वो भी आप ऐड कर लो। ओके, तो अगर हम इसकी बात कर लें तो इसको आप यहाँ पे वो कर लो, तो यू आर दिस 6 न्यूटन फोर्स विल बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का भी इसका 6 न्यूटन वो होगा, वाई कंपोनेंट इसका 0 होगा, और जेड कंपोनेंट तो ऑब्वियसली वो भी 0 है। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये 5 न्यूटन, ये इसका एक्स कंपोनेंट 0 है, इसका ये 5 न्यूटन है, सही है, और ये बाकी भी 0 है। अगर आप इसकी इसकी हम बात कर लें जो कि इस डायरेक्शन में, एंड लेट्स से T2 इज 10, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी 0 नहीं है, इसका वाई कंपोनेंट भी 0 नहीं है, जेड कंपोनेंट इसका 0 है। तो एक्स कंपोनेंट होगा, लेट्स से अगर वाई कंपोनेंट इसका 4 है तो एक्स कंपोनेंट इसका 6 होगा। ओके, तो इट मीन्स के इसमें हमारे पास थोड़ा सा जो टेंशन में थोड़ा सा हमारे पास एक्स कंपोनेंट फोर्स है और थोड़ा सा हमारे पास वाई कंपोनेंट फोर्स है, और उन दोनों फोर्स को जब आप कंबाइन कर लो तो आपके पास ये रिजल्टेंट फोर्स बन जाता है। गॉट इट? सर ये 5 और 4 कहाँ से आपने लिखा है सर? ये तो वैसे मैंने आपको वो समझाने के ज्यूम लिए, किया था। या मैंने जूम किया है कि 10 जो है ये इस तरह नहीं होगा कि आपका वाई कंपोनेंट्स में 0 होगा, इसमें थोड़ा सा वो एक्स कंपोनेंट होगा, थोड़ा वाई कंपोनेंट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका तो एक ही कंपोनेंट है, इसको तो मुझे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है कि 7 न्यूटन आपका वाई के इक्वल है, एफ वाई के इक्वल है, सही है, एक ही कंपोनेंट है। जी। इसको मैंने रिजॉल्व करना है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसमें एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कंपोनेंट कितना है, तो इसको मैंने रिजॉल्व करना है। इसी तरह इसको भी मैंने रिजॉल्व करना है, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ड्रॉ किस तरह करना है। तो अभी मैंने आपको इक्वेशन लिखा है कि यूर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो दिस इज रिजल्टेंट दैट्स इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। सो इफ दिस इज द फोर्स, ओके, सो दिस इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट क्योंकि ये एक्स एक्सिस में पे आपने ड्रॉ करना है, वो इस तरह होता है ना, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, एंड वाई कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, तो इसके साथ मैंने एक दूसरा वेक्टर ऐड करना है इसी तरह। सो दिस इज एफ एक्स, दिस वन, एंड एफ वाई, दिस वन, दोनों को आप कंबाइन कर लो, सो यू विल गेट रिजल्टेंट। ये उसी तरह होता है तो जिस तरह सर वो आपने पढ़ा होगा। यहाँ कैसे बना? जी, मैं कह रहा हूँ हम ट्रायंगल इस फिगर 2.1 पे से ट्रायंगल फिर कैसे बनेंगे? फिर हम इससे तो मतलब रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, इसको इतना मुश्किल नहीं है, आप इस तरह कर लो कि ये इसका रिजल्टेंट है। ओके, तो अगर मैं एक इस तरह ड्रॉ कर लूँ और एक इस तरह ड्रॉ कर लूँ, एक ये एक इस तरह हो गया, और इसको मैं कहता हूँ कि T2x हो गया मेरे पास, एंड दिस इज T2y। और ये एंगल 90 डिग्री होगा। या ऑब्वियसली ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, जिस तरह होता है ना x और y कंपोनेंट, दिस इज x, दिस इज y, तो ये एंगल कितने 90 डिग्री। यस सर। उसी तरह मैंने हो गया। अच्छा, तो ये T2x हो गया, ये T2y हो गया। ओके, इसको आप इस तरह ये इस पेज को 90 डिग्री रोटेशन दे दो, उस पर आप देख लो, तो फिर ये आपको सीधा हो जाएगा, वही ट्राइंगल आपके पास बनेगा, ये वाला ट्राइंगल आपके पास बनेगा सीधा सीधा। जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, अब इसको भी रिजोल्व कर लेते हैं, तो इसका तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो गया ना, लेट्स से दिस इज T1x, और आपका एक ये हो जाएगा, दिस इज T1y। ये ऊपर वाला वेक्टर तो हम ज्यादा कर दिया, वो कैसे पता हमें? जी, मतलब ए भी तो हमने पूरा लिया ही नहीं। नहीं, ए बी को भी मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, और ए सी को भी मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। सर ए भी पूरा नहीं हुआ डिवाइड, अभी तो मतलब आधी लाइन पड़ी हुई है हमारे पास, ऐसे ऐसे ही है। नहीं नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप इस तरह नहीं करना कि ये आधी लाइन इस तरह पड़ी है, ये इन्होंने वेक्टर में आपने इसको नहीं देखना कि ये लाइन कितना है, बस आप ये इसको, अच्छा इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, ये तो वैसे भी मेरे पास वैल्यूज नहीं है, ये तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। दिस इज T1x एंड दिस विल बी T1y, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, जी सर। क्योंकि मैंने जो वैल्यूज फाइंड करनी है T2y और T1x की, वो मैंने थ्रू फार्मूला वो फाइंड करनी है, सही है।
वो मैंने रूल से फाइंड नहीं करने के, मुझे ये लेंथ भी देखना है कि ये लाइन कितनी, इसका कितना लेंथ है और इस लाइन का कितना लेंथ है। अगर आपने रूलर के वो उस पर देखना है कि ये कितना सेंटीमीटर लाइन है, ये कितना सेंटीमीटर लाइन है, तो वहां पे ये मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने फार्मूला अप्लाई करने, तो मैं अगर इतना ड्रा कर लूँ या यहाँ पे ड्रा कर लूँ तो कोई बात नहीं, ऐसी वैल्यूज मेरे पास बिल्कुल। वही वैल्यूज आएंगे। अच्छा, तो अब क्या किया जाए। T2x आपका हो जाएगा, T2x आपका हो जाएगा, दैट्स विल बी टू T2 cos 50। जिस तरह वो fx होता है ना, दैट्स इक्वल टू f cos दिस एंगल। तो T2 मैंने ले लिया, दैट इज द रिजल्टेंट। ओके, और आपका T1x क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी टू T1 cos 35। F2y क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी टू T2 sin 50। F1y क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी टू T1 sin 35। अच्छा, यहाँ पे ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो डाउनवर्ड फोर्स है 7 न्यूटन, दैट्स इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड कितने फोर्सेस हैं, एक तो ये फोर्स है, ओके, और एक ये फोर्स है। तो तो इस, फोर्स या तो मैंने T1 का x कंपोनेंट लेना है प्लस T2 x कंपोनेंट, क्योंकि दिस x कंपोनेंट आपके इसके ऑपोजिट है, y कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में, x कंपोनेंट ऑपोजिट है। ओके, तो T2 and T1x, so this will be T1 cos 35 plus T2 cos 50, दैट्स विल बी टू 7। तो इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा, इससे भी आपके पास वैल्यू आ जाएगा T1 एंड दैट्स वैल्यू देन T2। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए। अगर एक वेरिएबल होता तो फिर तो इजी था, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता। लेकिन दो वेरिएबल आ गए तो इसके लिए एक दूसरा इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। दूसरा इक्वेशन हम y कंपोनेंट से वो बना लेते हैं। यहाँ पे जो y कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में, ओके, सो ये आपका प्लस F2y हो जाएगा, F2y ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस T1y हो जाएगा। अच्छा, और कोई है इस डायरेक्शन में इस तरह, यानी हॉरिजॉन्टल कोई और फोर्स है इसका टी कोई? वन वाई और एक्स वाई मतलब है। नहीं, नहीं, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कोई और फोर्सेस हैं यहाँ पे, इसका कोई फोर्स है 7 न्यूटन का कोई नो कम? नो। नो, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, ओके, देयर इज ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। तो इसको मैं जीरो के इक्वल कर लेता हूँ। सॉरी, दिस इज एफ नॉट F2, दिस इज T2, दिस इज T2। अच्छा, तो आपका T2 जो है दैट्स इक्वल टू T2 साइन 50 माइनस T1 साइन 35, दैट्स इक्वल टू 0। सो T2 आप लिख लो, इससे आपके पास साइन 50 से क्या आता है, माइनस T1 आप लिख लो साइन 35 से क्या आता है, दैट्स इक्वल टू, तो ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो फिर वो सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो, सही है, उसे आप फाइंड कर लो, फिर कर लोगे या मैं कर दूं? सर आप ही करके चलो सही है, बता मैं दो। वो कैलकुलेटर से कर दूं। सर ये क्वेश्चन ऐसे काफी टफ है। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है आपको? सर थोड़ी बहुत बात तो समझ आ गई है, मेन मेन के क्या कह रही हैं आप। नहीं, इनकी समझ आ गई आपको? सर इक्वेशन वन तो आपने ऐसे किया है ना हम्म। कि आपने इक्वल टू 7 रख के सर आपने इन दोनों की वैल्यू ऐड कर दी है, जी। और आपने दोनों को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड किया है। जी। ठीक हो गया। जी। और वर्टिकल का सर आपने फिर कर दिया है। जी, इसी तरह मैंने किए हैं। बस ठीक है सर। जी, तो अच्छा, कॉस 35 से क्या आता है, दैट्स इक्वल 0.81। सर साइमल्टेनियसली करके एंड पे हम सॉल्व करेंगे ना, फिर आंसर आएगा हमारे पास। जी, कॉस 50 से क्या आता है, दैट्स 0.64, साइन 50 0.76। अच्छा, आप कौन सा कैलकुलेटर यूज करते हो?
सर मैं ये जो सा केसियो वाला यूज करता हूँ, जी किस एफ एक्स पी एफ प्लस। अच्छा एक्चुअली इसमें आप इसको डायरेक्टली वो फाइंड कर सकते हो। अ, सर पर वो मेरा जो अपना कैलकुलेटर है वो दूसरे रूम में पड़ा है, तो वो मैं लेके आपको वो तरीका बता देता हूँ। ओके, इससे आपके पास डायरेक्टली वो आ जाएगा, आपको इतनी मैथमेटिकल। जी जी सर, वो होता है, एक कैलकुलेटर होता है सर वो, जी जैसे वो मेरे पास दूसरे वाला वाला अच्छा, आपके पास वो सिंपल वाला होगा। वो आपको पता है ना क्लिक कि करके। वो वेरिएबल्स किस तरह फाइंड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो किस तरह उस पर कैलकुलेट। जी मैं कह रहा हूँ आपके। ओके। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर लो। सो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप T1 की इसे फाइंड कर लो वैल्यू। T1 क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू T2 0.76 डिवाइड बाय 0.51। तो T1 आपके पास 0.76 डिवाइड बाय 0.51, दैट्स 1.49। T2 1.49। सो ये आपका T2 आ गया। तो इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर लो। सो आपका 7 विल बी इक्वल टू 0.81 T1, instead of T1 you will put this value, T2 1.49, then plus 0.64 T2। so इसे आपके पास 0.81 times 1.49, that's equal to 1.20 plus 0.64, that's equal to 1.84, 1.84 T2। so your T2 value will be equal to 7 divided by 1.84, so that's equal to 3.8, which is approximately equal to 4 Newton। अच्छा T2 इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर लो T1 में। सो योर T1 विल बी इक्वल टू your T1 will be equal to T2 is 3.8 times 1.49, that's equal to 5.66, which is approximately 5.6 कर लो Newton। so this is your T1, this is your T2। बिल्कुल सर, ठीक हो गया सर, समझ आ गई। जी बहुत ज्यादा वर्किंग है सर ये। जी काफ़ी ज़्यादा पहले है। सर हम इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बना के हम वैल्यूज निकालें, फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करें, फिर आंसर निकालें सर। अच्छा इसका एक आसान सा तरीका है, आपने क्या करना है, वर्टिकल ये फोर्स तो इसको आपने रिजॉल्व नहीं करना, इसको आपने जी सर, रिजॉल्व कोई आसान सा तरीका बताएं। इसको आपने रिजॉल्व करना है, इसको आपने रिजॉल्व करना है। अगर इस तरह के यहाँ पे भी एक दूसरा फोर्स हो उसको भी आपने रिजॉल्व करना है, इस तरह का फोर्स हो उसको भी आप रिजॉल्व कर लो, इस तरह का फोर्स हो तो उसको आप रिजॉल्व ना करो क्योंकि इसका एक ही नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है, इस तरह का फोर्स हो तो उसको भी आप रिजॉल्व ना करो क्योंकि इसका पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है इसका, इसका भी एक कंपोनेंट है, इसका भी एक कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है। तो इन सबको आपने रिजॉल्व करना है। ओके, किस तरह रिजॉल्व करना है, बस उसी तरह रिजॉल्व, ये इस डायरेक्शन में तो इसको आप रिजॉल्व कर लो इस तरह, ये इसका एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, ये इसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा। ओके, इसको आपने रिजॉल्व करना है बिल्कुल। तो ये भी इसका एक एक्स कंपोनेंट बन जाएगा और ये उसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा। इसको आपने रिजॉल्व करना है तो ये इसका एक्स कंपोनेंट बन जाएगा और ये वाई कंपोनेंट उसका बन जाएगा। T1 का ये एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, ये T1 का वाई कंपोनेंट बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ डायरेक्शन को देखना है, दिस इज पॉजिटिव एक्स, इस डायरेक्शन में होगा तो आपने प्लस लेना है, इस डायरेक्शन में होगा तो आपने माइनस फोर्स लेना है, इस डायरेक्शन में होगा तो आपने प्लस लेना है, इस डायरेक्शन में होगा तो आपने माइनस वाई में लेना है। अच्छा, इस तरह रिजॉल्व करने के बाद आपने सारे वर्टिकल फोर्स को डालो, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है। दिस इज लेट्स से F1, नो ये तो टी, लेट्स से दिस इज F1, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। तो इन सबको आप ऐड कर लो, वर्टिकल कंपोनेंट्स जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उन सबको आप वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड कर लो, F3 F4। अच्छा ये डाउनवर्ड में नेगेटिव में तो -7 कर लो, उसको इक्वेट कर लो जीरो की, इससे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद एक्स कंपोनेंट देख लो सारे, एक ये एक्स कंपोनेंट है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको आप यहाँ पे ले लो x1। एक ये कंपोनेंट है आपका, इसको भी प्लस के साथ ले लो। एक ये कंपोनेंट है, इसको भी प्लस एक्स कम वो ले लो, सही है, थ्रू हो जाएगा। ये एक ये कंपोनेंट है जो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसको आप माइनस एक्स के साथ ले लो। ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसको भी -x 5 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव में है तो इसको माइनस
एक्स 6 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। तो इसी तरह इससे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इससे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, उन सबको सॉल्व कर लो तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा फाइनल। इन सब का आपके पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा, इन सारे फोर्सेस का एक एक्स रिजल्टेंट आ जाएगा, एक वाई रिजल्टेंट आ जाएगा। सर सही है। सो दैट्स will be equal to your resultant force will be equal to x component of resultant plus y component of resultant. So this will be your x, और x आ जाएगा, यानी इससे आपके पास आर वाई आ जाएगा और इन सब से आपके पास आर एक्स आ जाएगा। यानी सारे जी सर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एक रिजल्टेंट कंपोनेंट आ जाएगा, सारे वर्टिकल फोर्सेस का एक फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। उन दोनों को फिर ऐड कर लो इसी तरह तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। बिल्कुल सर ऐसे ही तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। सही है, आगे भी जो होंगे। अच्छा ये तो हो गया बाय रेफरेंस टू सजेस्ट व्हाई द वेट कुड नॉट बी सपोर्टेड विद द स्ट्रिंग ए बी एंड ए सी बोथ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट हम इसको इस तरह क्यों नहीं वो कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह कर लो, यानी एक्स कंपोनेंट में, यानी इस वेट को अगर हमने बैलेंस करना है तो हम इस तरह क्यों, क्योंकि इसमें आपका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, इसमें भी आपका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो फिर ये आपका इसको, बिल्कुल क्योंकि हमने क्या करना है, रिजॉल्व नहीं होगा। जी क्योंकि हमने जो ये डाउनवर्ड फोर्स है इसको हमने अपवर्ड, ये स्टैटिक पोजीशन में है, तो स्टैटिक पोजीशन मींस कि जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। गॉट इट। तो अगर आप अपवर्ड फोर्स को जीरो कर लो तो फिर तो ये स्टैटिक पोजीशन में ही रहेगा, ये तो नीचे आएगा। अगर आप घर में प्रैक्टिस भी कर लो, सही है, इस तरह एक रोप वो कर लो और यहाँ पे कुछ वेट डाल लो तो ये रोप इस तरह बन जाएगा। जी सर सही है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट इज नेसेसरी फॉर दिस, फॉर बैलेंसिंग दिस वेट। The climber is in equilibrium, state the condition necessary for the climber to be in equilibrium। तो equilibrium के लिए क्या कंडीशन होते हैं? सर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो एंड नो रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग। या नो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग, तो इस कंडीशन में आपने ये कहना कि नो रिजल्टेंट फोर्स, ओके, यहाँ पे आपका यानी कोई इस पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ना करे। Complete figure 2.2 by label vector triangle to represent the forces acting on the climber। ओके वेट तो इसका डाउनवर्ड है, ओके वेट डाउनवर्ड है, क्या कह रहे हैं, टू रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्लाइंबर। ओके वेट तो इसका डाउनवर्ड है, इसका एक, दिस इज इन द डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टेंशन इसका इस डायरेक्शन में। तो टेंशन का ये हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा विच इज T1x और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा विच इज Tx, तो बस ले लो, वन की लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज Ty। दिस एंगल इज गिवन टू यू, अच्छा यहाँ पे मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल 90 नहीं 90 होगा ये। सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, जी जी सर 180 ये होगा 180 माइनस 18 माइनस 90। 180 minus 90 minus 18 will be equal to this theta angle. So this is 180 minus, ये से तो 90 आ जाएगा, 90 minus 72 आ जाएगा सर। 72, 2 ये 72, तो ये एंगल आपका 72 हो जाएगा। ओके तो एक ये कंपोनेंट हो जाएगी, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये वैल्यूज यहाँ से नोट कर लेते हैं, फिर उस पेज पे चलते हैं। ये 520 न्यूटन है दिस वेट, ओके अच्छा इसी पे आपने कंप्लीट करना है। तो क्लाइंबर पर एक ये फोर्स एक्ट हो रहा है, रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स आप ड्रा कर लो इस तरह, सही है, और इस पे एक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये इसी तरह आप ड्रा कर लो, दिस इज टेंशन, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा Tx एंड दिस विल बी Ty,
and this will be equal to theta. Okay. अच्छा, आपने रिजॉल्व नहीं करना यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट में रिजॉल्व है, तो आप इसको रिजॉल्व ना कर, बस इसी तरह कर लो। ठीक हो गया सर। एक तो ये टेंशन हो गया और एक ये फोर्स हो गया। या इसको आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो कि यूर दिस फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये आपका वेट हो जाएगा और ये आपका टेंशन हो जाएगा। इस तरह ड्रॉ कर लो, ये थोड़ा ज़रा सही है। ओके। जी सर। अगर ये रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए, अगर ये रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए तो बॉडी इस तरह आ जाएगा और वेट आपका डाउनवर्ड हो जाएगा। तो आपका टेंशन विल बी इक्वल टू वेट, यानी बॉडी लटक रहा है, वो दीवार पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे देख लो, अगर अगर ये फोर्स जीरो हो जाए, ये वॉल जो रिएक्शन फोर्स इस बॉडी पे ऐड कर रहा है वो जीरो हो जाए, या इस वॉल को आप रिमूव कर लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी की पोजीशन इस तरह आ जाएगी। यानी आपका जो अपवर्ड फोर्स होगा दैट्स विल बी इक्वल टू, ये बॉडी इस तरह हो जाएगा, द वेट ऑफ दिस बॉडी। यानी आपका टेंशन विल बी इक्वल टू वेट, जो हम नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मली आम लाइफ में हम जब वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। समझ आ रहा है आपको क्या नहीं? जी सर, आ रहे। नहीं, इस बात की आपको समझ आ गई कि अगर हम वॉल को रिमूव कर ले, यानी वॉल को हटाने का मतलब यही है कि आपका रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए। तो जब आपका ये कंपोनेंट जीरो हो जाए, इट मीन्स कि आपका जब रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये आपका वर्टिकल हो जाएगा ये टेंशन। सो योर अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू दिस वन, डाउनवर्ड वेट ऑफ दिस बॉडी। बिल्कुल सर। जी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन फोर्स भी है, तो उसको भी आपने इनकॉर्पोरेट करना है, जिसकी वजह से आपका टेंशन, काउंट करें। हाँ टेंशन थोड़ा सा वो नहीं है, हमारे पास थोड़ा टिल्ट सा है। ओके, क्वेश्चन इज रिजॉल्व फोर्सेस और यूज योर वेक्टर ट्राइंगल टू कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप। तो टेंशन हमने फाइंड करना है। ओके, आपका जो वेट है दैट इज इक्वल टू द टी वाई, क्योंकि दिस इज टी एक्स, दिस इज टी वाई, तो योर वेट विल बी इक्वल टू टी वाई। आपका जो वेट है वो टेंशन का ये कंपोनेंट उसको बैलेंस कर रहा है। गॉट इट? जी सर। That is equal to T sine theta. So weight is 520. That's equal to tension into sine theta is 72 in this case. So your tension will be equal to 520 divided by sine 72. So ऐसे आपके पास टेंशन आ जाएगा। सही है? अच्छा, the reaction force, so reaction force आपका that will be equal to another horizontal component is in the minus x वो डायरेक्शन, तो इसको आप माइनस टी एक्स लिख दो, दैट्स विल इक्वल टू जीरो, क्योंकि और कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे। तो आपका रिएक्शन फोर्स विल इक्वल टू टी एक्स हो जाएगा, योर रिएक्शन फोर्स विल इक्वल टू टी कॉस 72 हो जाएगा, योर रिएक्शन फोर्स विल इक्वल टू टेंशन दिस वन कॉस 72। सो इससे आपके पास एक रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। सर ये टेंशन की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, 546 546 0.76। 547 आ रहा है लग। जी जी सर। ओके, सो 547 कॉस 72 कर लो। सर ये 168.95 आ गया, 169 कर लिया। 169, so this will be 169 and this is 547. अच्छा, the climber move up the wall and the angle the rope make with the vertical increase. Explain why the magnitude of the tension in the rope increase. यानी ये एंगल इंक्रीज हो रहा है। जी जी सर। So why the magnitude of the tension in the rope increase?
सर जैसे थीटा लार्जर होगा ना, हम्म, तो कॉस थीटा स्मॉलर होगा, टेंशन वेट के इक्वल हो जाएगी, तो सर टी मतलब टी बड़ा हो जाएगा। जी। टेंशन आपका वेट की इक्वल हो जाएगा? नो, टेंशन वेट की इक्वल नहीं होगा। सर टेंशन होगा वेट डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होगा ना। नहीं, टेंशन इक्वल टू वेट डिवाइड बाय साइन थीटा। कॉस थीटा के इक्वल नहीं होगा। नहीं नहीं, कॉस थीटा के इसलिए इक्वल नहीं हो क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरह है। हमारे पास क्या होता है, दिस इज द रिजल्टेंट, और ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट होता है, तो ये एक्स कंपोनेंट के साथ दिस इज cos थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये इसका डायरेक्शन इस तरह है, यानी आपको ये एंगल गिवन है, दिस एंगल इज गिवन टू यू। तो आपने इसको कॉस वो नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्शन को भी देखना है। ओके, वेक्टर में आपने डायरेक्शन को भी देखना है। इसका ये है, तो मैंने इसको रिजोल्व कर लिया, लेकिन मैंने एंगल ये ले लिया। यहाँ पे मैं एंगल इसी 72 को यूज कर रहा हूँ, नॉट 18। 18 को मैं यूज नहीं कर रहा। तो यहाँ से अगर आप देख लो, तो अगर 18 को मैं इंक्रीज कर लूँ तो ये एंगल मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस मोर एंगल, यानी ज्यादा एंगल आपका, लेट से ये आपका हो जाए, लेट से ये आपका 90 हो जाए, से इसको मैं इतना इंक्रीज कर लूँ कि मेरे पास 90 बन जाए। गॉट इट? जी जी सर, समझ आ गई सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका जीरो हो जाएगा फिर, यानी इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब ये एंगल आपका जीरो हो जाएगा तो जीरो को यहाँ पे पुट कर लो, तो ये वेट तो आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा। टेंशन आपका हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 520। ओके, सो आपका जो जी सर। टेंशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा, 520 हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर आपने ये साइन 72 से किया था? जी सर। नहीं, ये आपने टेंशन की वैल्यू आपके पास 547 आ रही थी। जी जी सर, 547 आ रही थी बिल्कुल। अच्छा वेट, मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सर, चेक कर रहे हैं। 520 डिवाइडेड बाय साइन 72। 520, अच्छा अच्छा, सही है सही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये तो आपका ये तो टेंशन तो आपका जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। क्योंकि साइन जीरो यहाँ पे आप पुट कर लो, सो यू विल गेट जीरो। सर आपका लेकिन आंसर है सर, मैंने मैथ्स के पीछे यही आंसर लिखा हुआ है सर। बिल्कुल सही नहीं आंसर नहीं नहीं निकले नहीं हुए नहीं दोनों। नहीं, ये आंसर तो सही है, लेकिन इसकी वो हम जो एजम्पशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जीरो नहीं होगा। ये तो वो सही है जो हमने पार्ट पार्ट ए और पार्ट बी, वो इसको भूल जाओ, ये तो हमने सही कर लिए हैं, वो जो हमने वैल्यूज फाइंड किए हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो एजम्पशन लिया उसके अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इस एंगल को मैं इंक्रीज कर लूँ, सही है, ओके लेट्स से इसको मैं इंक्रीज कर लूँ तो ये मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा ये एंगल। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। वो तो हमारे पास सही आ गया था, 547 सही है, 169 ये भी सही है। लेकिन पार्ट डी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि अगर ये क्लाइंबर थोड़ा और ऊपर जाएगा तो ये एंगल ज्यादा हो जाएगा, ये एंगल। तो इट मीन्स कि आपके पास 18 एंगल से कम नहीं होगा, ये ज्यादा हो गया। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा तो 90 माइनस, यानी इसको लेट से 30 ले लें, तो 60 हो जाएगा, ये एंगल आपके पास कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, तो कॉस थीटा आपके पास ज्यादा हो जाएगा और साइन थीटा आपके पास कम हो जाएगा। जी सर। तो हमारे पास ये कह रहे हैं व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन द रॉक इंक्रीज। क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। सर मैंने भी वही आपको पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगा। जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ज्यादा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका टेंशन भी ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल सर, ऐसे जी ही। बिल्कुल।